सो मोस्ट वेलकम है आपका अपनी इस फैमिली में। नाउ गाइस, इसमें बात किया जाएगा एक नया टॉपिक। आपका जीके जीएस का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया गया है, तो मोस्ट वेलकम है गाइस। आप फटाफट से आ जाइए और लाइव चैट करना स्टार्ट कर दीजिए। कितने गाइस यहाँ पे जुड़ चुके हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम है गाइस, क्योंकि आप यहाँ पे अगर जुड़ रहे हैं अपनी इस फैमिली में, ज़्यादा से ज़्यादा गाइस सेशंस को शेयर यार करते चलोगे, जिससे कि आपको भी लगेगा कि नहीं हमारे भी फ्रेंड आकर के फ्री ऑफ कोर्स अपना टोटल वीडियोस देख रहे हैं। सो मोस्ट वेलकम है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बताया जाएगा जो 5वें लेक्चर्स में जो 2 होमवर्क मिला था 24 एंड 25 क्वेश्चंस, नाउ वो सॉल्व कराएंगे। आफ्टर दैट आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे आपके लेक्चर नंबर 6 में। सो चला जाए, स्टार्ट किया जाए। सेशन यार बढ़िया लग रहा है, थम्स अप कर दीजिए, फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि आगे बढ़ा जाए। जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। ऐसा नहीं 1 घंटे बैठे रहेंगे कि तब तक करो भैया। आप लोग कर दीजिए, अच्छी बात है। सेशंस को यार पढ़ रहे हो, सेशंस को थम्स अप भी करते चलो। कहा गया है कि दुष्यंत की प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया था? कि हु हैज़ डिपिक्टेड शकुंतला राइटिंग दुष्यंत लव लेटर? नंदलाल बोस, जैमिनी राय, राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल। जो इसका होमवर्क दिया गया था गाइज, इसके जो जितने भी गाइज राजा रवि वर्मा आंसर किए हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि देखे हैं एक प्रदीप जी और एक अभी राघव जी करके कुछ हैं, उन्होंने चैट सेक्शंस में यानी कि मेन कमेंट में कि सिर्फ कमेंट दिया है, बाकी और भी गाइज कहाँ हैं भैया? वैशाली, NNT, रूपम, मतलब बहुत सारे बच्चे, सैनी जी, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट सब कहाँ हो यार? आपको बताया जाता है जब होमवर्क ले लेते हो हम मेन कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं करते हो? और ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस में लाइव जुड़ने की कोशिश कीजिए। जो न समझ में आए आप पूछने की कोशिश कीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, कैसे भी हो करके पढ़िए ज़रूर। चला जाए आगे। सेशन बढ़िया लग रहा है यार, थम्स अप भी करते चलोगे। चलिए, आपका 25 क्वेश्चन से क्या होता है? 25 गाइज दिया गया है कि यमियल हुसैन हैं एक। यमियल हुसैन कौन थे? कि गायक हैं, नर्तक, चित्रकार या फिर व्यंग्य चित्रकार। व्यंग्य चित्रकार वो होता है कि किसी भी टिप्पणी पर व्यंग्यात्मक वाक्य यानी सेंटेंस को जस्ट अपोजिट, वो वाली नहीं है कंडीशंस, ये सिर्फ तो सिर्फ चित्रकार थे। बढ़िया लग रहा है सेशंस गाइज, एक थम्स अप भी करते चलोगे यार, बढ़िया लग रहा है। होमवर्क कंप्लीट हुआ, चित्रकार हम क्लियर। अब चलिए, मोस्ट वेलकम है आप सभी का लेसन यानी कि आपके सेशन नंबर 6 में। उसमें आपको क्या बताया जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या होता है देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस दिया गया है कि एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है, ऐसा कौन सा वेद है गाइस जो गद्य में भी यानी कि प्रोज एंड पोएट्री दोनों में होता है? अरे वाह, क्या बात है। कि द ओनली वेद विच इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड वर्स इज दैट, चाहे आप पोएट्री कहिए या फिर आप वर्स कहिए, इट्स मीन्स सेम कंडीशंस। क्लियर हुआ मैटर? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर बात बता दें गाइस तो वेद 4 ही प्रकार के होते भी हैं। और 4 प्रकार के कौन कौन से वेद आप सामने देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। कौन है? चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, लाइव चैट करते रहिए आप फटाफट से, जिससे कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। तो जितने भी साथी यजुर्वेद ऑप्शन कर रहे हैं वो सभी हमारे प्रिय साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि यजुर्वेद एक ऐसा वेद होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों ऑलरेडी पुटअप होते हैं, मतलब लिखा जा सकता है उसमें, और कोई भी वेद नहीं होता है। अगर गद्य लिखते हो तो गद्य यानी प्रोज होता है तो प्रोज ही, वर्स होता है तो वर्स ही, जिसे पोएट्री कहा जाता है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है दूसरा कि किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध का एनसाइक्लोजिस्ट कहा जाता है? विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज कॉल्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द अर्लियर बुद्धिज्म? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर भगवती सूत्र? इसका जो गाइस सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं।
अगर बात करें कि जितने भी गाइज ऑप्शन ए कह रहे हैं वो सभी हमारे प्रिय साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि सुत्त पिटक होता है वो बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मेन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से रिलेटेड भी है क्वेश्चन। मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए। नाउ विदाउट सेशंस को स्किप किए हुए यार पढ़ते चलोगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो हमारे चैनल से आए फिर नेक्स्ट चैनल्स पे भी जाओगे, लेकिन आप अगर आपकी यही आदत रहेगी कि आप स्किप करते चलोगे बीच बीच में तो कुछ नहीं आएगा। विदाउट स्किप किए हुए पढ़िए, 100% गारंटेड है सब कुछ आएगा। और फ्री PDF पाना है तो तुरंत @यूनियन क्लासेस करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है। और जिस भी नए स्टूडेंट्स को, जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं हमसे, अगर उनको न क्लियर हो गाइस तो बात करना चाहेंगे यानी आपको बताना चाहेंगे आपकी जानकारी के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्यों दिया होता है यार, उसमें सारी टोटल जानकारी होती है। सिलेबस की जानकारी की लिंक आपको दी गई है, आप जाके तुरंत वीडियोस देख लीजिए, आपको नाउ टोटल सिलेबस नॉलेज हो जाएगा कि क्या क्या आपको बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन 2022 में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे। वो तो उसके लिए तो हम हैं ही स्टार्ट है। जितने भी गाइज यहाँ पे जुड़े हैं उनका मोस्ट वेलकम, तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि आप लोग यार लाइव चैट करते चलेंगे जिससे कि लगेगा कि नहीं हमारे गाइस हमसे बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड होता है कि सिनानाग किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है। सिनानाग इज द प्लेस ऑफ द वर्शिप ऑफ विच रिलीजन, बौद्ध, जैन, यहूदी या फिर पारसी। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, चलिए देखते हैं थर्ड में किसका पिटारा खुलने वाला है, थर्ड में कौन विजेता बनने वाले हैं। जो थर्ड की गाइज बात होगी, यहाँ पे जितने भी साथी यहूदी ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, वो सभी सही हो जाएंगे। आगे चला जाए, सेशन बढ़िया लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है यार, बताते भी चलोगे, लाइव चैट है करते भी चलिए कि मैम सेशंस बहुत बढ़िया लग रहा है। और जो ना समझ में आए पूछते भी चलो गाइस, अपना डाउट्स क्लियर भी करते चलो, 101% अपना डाउट्स क्लियर करते चलिए 101% अपना डाउट्स क्लियर। द्वैतावाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ये हर बार क्वेश्चंस में 101% है कि ये जरूर पूछा जाता है। कोई भी क्वेश्चन सिंपल सी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आते हैं, ये जरूर पूछा जाएगा कि द्वैतावाद सिद्धांत के प्रवर्तक आखिर कौन थे। द ओरिजिनेटर ऑफ द ड्यूअलिटी थियरी इज शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य या फिर निम्बाकाचार्य, सब कुछ आचार्य महाराज लोग हैं। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कितने गाइस करते हैं। जो भी गाइस आप लाइव चैट करिए जी, बिल्कुल। अगर सेशंस बढ़िया लग रहा है यार थम्स अप भी देते चलें। कुछ गाइस हैं कि जुड़ भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, जुड़ भी ऐसा यार, अगर स्किप करोगे ना कुछ नहीं आने वाला है। कम से कम स्टार्टिंग से आप लोग जुड़िए और आपको लाइफ टाइम पता हो गया है, सो अपने टाइम पे आप आ जाइए। हो सकता है किसी दिन नेटवर्क इशू की वजह से 1-2 वीडियोस मिस हो जाते हैं, सो सॉरी, बट ऐसा आगे से नहीं होगा, डोंट माइंड। तो जितने भी गाइस यहाँ पे जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, कमेंट भी करते चलिए, लाइव चैट करते रहिए। जितने भी निम्बकाचार्य ऑप्शन कर रहे हैं वो सभी हमारे साथी सही हो जाएंगे। आगे चला जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर बार पूछा जाता है। अब क्या है कि अब लास्ट वाला यानी कि नेक्स्ट वाला ये देखेंगे, क्योंकि अभी लास्ट 2 है नहीं सेशंस में, जाना कहीं नहीं, अभी पढ़ना ही है आपको। न्याय दर्शन का लेखक कौन था, न्याय दर्शन का लेखक कौन था। हुज वाज द ऑथर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ जस्टिस। न्याय का दर्शक गौतम, कणाद, कपिल या फिर बादरायण। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा ना, वो आप ही बताएंगे, जिससे आफ्टर दैट हम सही करेंगे कितने गाइज हमें सही आंसर किए हैं। जी बिल्कुल करते चलिए, सेशंस को यार थम्स अप भी देते चलिए, जिससे कि लगे कि नहीं ऑलरेडी अपनी फैमिली चल रही है एकदम कवरिंग पे। चला जाए फिर बताया जाए, चलिए। तो जितने भी गाइज ऑप्शन ए कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि गौतम जो होगा वो सही आंसर होगा। न्याय दर्शन का लेखक कौन था, गौतम था। क्लियर हुआ मैटर, ये नाम था। ओके, ऑलरेडी आपका ये बहुत देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये आपका है कि रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अभी तो फेस्टिवल की बात हो रहा है, जो रंगोली बिहू होता है इट्स मीन्स रंगोली बिहू इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट का ये रंगोली बिहू
फेस्टिवल होता है, यानी कि प्रमुख त्यौहार होता है असम का, उड़ीसा, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। सो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी गाइस हमसे जुड़े हुए हैं उनका मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत थैंक्स है कि वो ऑलरेडी लक बाई चांस पढ़ रहे हैं। जितने भी गाइस पढ़ रहे हैं मतलब कि उनका लक ही लग जग गया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशंस में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आए हैं। सो आप लोग पढ़ते रहें विदाउट एनी हेजिटेशंस, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछते भी यार चलोगे, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा, जितने भी साथी ऑप्शन ए कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि असम जो होता है उसमें रंगोली बिहू राज्य का प्रमुख त्यौहार होता है। क्लियर हुआ मैटर, समझ में आ रहा है, आगे चला जाएगा। चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब 7वें क्वेश्चन पे अगर गाइज चलें कि दिया क्या गया है, आप देख सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार, इट्स मीन द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट इज, क्या है, क्रिसमस, यानी जिसे क्रिसमस डे कहते हैं। 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जस्ट आने वाला है आपका। और गुड फ्राइडे, ईस्टर या फिर पाम संडे। तो ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, चलिए देखते हैं इसका क्या सही आंसर होगा। तो ईसा मसीह के दिन गाइस क्रिसमस डे ही तो मनाया जाता है। क्रिसमस डे यानी कि 25 दिसंबर को, जो कि अभी जस्ट आने वाला है। तो डोंट माइंड आपका आएगा, आप मना लीजिएगा, पहले पढ़ तो लीजिए, उसके बाद त्यौहार रखिए पीछे। पहले पढ़ाई, ओके, पहले पढ़ाई आफ्टर दैट त्यौहार फेस्टिवल। अब अगर बात किया जाए 8 क्वेश्चंस का, सो 8 क्वेश्चंस क्या होता है गाइस, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। जो पोंगल है वो किस राज्य का चर्चित पर्व है। पोंगल इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, पोंगल इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट का आखिर है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, जिसे कर्नाटक भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश, एपी। क्लियर हुआ। इसके कितने गाइस सही आंसर करते हैं, चलिए देखा जाता है। तो कितने गाइस जी, बिल्कुल लाइव चैट करते रहिए, और अगर सेशंस कैसा लग रहा है ये भी बताते चलेंगे। कौन कौन जुड़े हैं साथ में, कुछ बच्चे हैं कि स्टूडेंट्स आप लाइव मतलब सीन दिखता है आपका बट लाइव चैट नहीं करते हैं, तो क्या यार आप स्किप करने आए हो वीडियो, ऐसा करोगे तो कुछ नहीं आएगा गाइस। पढ़िए अच्छे से, हमेशा कहते हैं कि पढ़िए, नहीं तो बड़ा क्वेश्चन आप मान लीजिए हिंदी है आपका, जीके जीएस है, लेकिन आप जब वहाँ पे जाते हैं रीजनिंग एंड मैथ्स में क्या होता है, डायरेक्ट स्किप तुरंत स्किप करोगे यार। जब एग्जामिनेशन में बैठोगे क्या एग्जामिनर भी आपको स्किप करता चला जाएगा, यानी कि क्या आपको नंबरिंग वैसे थोड़ी ना मिलेगी, जब तक आप लिखेंगे नहीं होगा। किसी भी चैनल से, किसी भी फैमिली से आप जुड़िए, बट वहाँ पे जब तक अपना प्यार और साथ नहीं देंगे, अपना टोटल मेहनत नहीं जमाएंगे, पकड़ नहीं बनाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये आत्मविश्वास ही सफलता की एक ऊंचाई होती है। कोटेशन कैसा लगा आप लाइव चैट करके ज़रूर बताएंगे जी, बहुत बढ़िया, जिससे जैसे बहुत बढ़िया लग रहा है। और लाइव चैट यार करते भी चलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को यार शेयर भी करने की कोशिश करिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, चला जाए बताया जाए तो तमिलनाडु, जितने भी साथी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। यानी कि पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है, यानी फेस्टिवल है, त्यौहार है। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपके ज़रूर पुटअप होते हैं कि त्यौहार से रिलेटेड हुआ, खेल हुआ, तो ये जीके जीएस में और यार क्या पूछा ही जाता है, यही सब तो पूछा जाता है। हिस्टोरिकल से भी ले लिया जाता है क्वेश्चंस। होयलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है, तो वेयर इज द फेमस टेम्पल ऑफ होलेश्वर सिचुएटेड, कहाँ पे स्थित है, तंजौर, मैसूर, मदुरई या फिर हैलवेड। जो इसका करेक्ट आंसर गाइस होगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं इसका। जी बिल्कुल करते रहिए, अच्छी बात है, सेशन से यार जुड़ते भी चलिए। जो इसका करेक्ट आंसर जितने भी साथी ऑप्शन डी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। हैलवेड जो है वो होयलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर वहीं पे स्थित है। क्लियर वो मैटर, आगे चला जाए, सेशंस को थम्स अप भी करते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे गाइस बताएंगे कि दिया गया है आपका ये क्वेश्चन 10 नाम का क्वेश्चन, एक सेकेंड।
10 जो क्वेश्चंस गाइस दिया गया है कि श्री वरदराजन का मंदिर यानी कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है। जो कांचीपुरम है किस देवता को मानते हैं। अभी यहाँ पे अगर आपकी जानकारी लिए गाइस बता दें, सभी जो होते हैं वो अलग अलग देवता को, अलग अलग भगवान यानी सबको पूजते हैं, बट यहाँ पे भगवान एक ही होते हैं। रूप उनका अलग अलग, फॉर्म अलग अलग होता है, हर रूप में होते हैं, बट भगवान ईश्वर तो एक ही होता है। कंफर्म हुआ। तो टू विच डेटी इन द टेम्पल ऑफ द श्री वरदराजन कांचीपुरम डेडिकेटेड, कहाँ पे वो स्थित है यानी कि किससे समर्पित है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर शिव। मोस्ट वेलकम है गाइस, आप लोग आइए और जुड़िए और इसका लाइव चेक करिए। 10वें का क्वेश्चन का सही आंसर चलिए करते हैं। तो कितने गाइस सही आंसर, कुछ गाइस हैं कि बी ऑप्शन, ए, डी, मतलब कुछ तुक्के लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ही सही हो जाए वही। चलिए, जितने भी हमारे प्रिय साथी बी ऑप्शन कर रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है, वो सभी सही हो जाएंगे। और जिन साथियों का सही आंसर नहीं है उनका तो और भी मोस्ट वेलकम, क्योंकि उन्हें पढ़ने की थोड़ा ज़रूरत है। डोंट माइंड, हताश मत होइए मैम मेरा हर बार गलत हो जाता है, बिल्कुल नहीं। आप लोग मेहनत कीजिए, यानी कि असफलता है तो क्या होती है, सफलता की कुंजी होती है। अगर आप असफल हुए हो और प्रैक्टिस करना जारी रखे हो तो एक ना एक दिन जरूर सक्सेस होगे। अगर वहीं पे स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो, लीप कर देते हो तो कभी नहीं सक्सेस होंगे। इसलिए हमेशा सीखने की कोशिश करिए, हमेशा आगे बढ़िए। ठीक, क्लियर हुआ। अब 11 जो होगा गाइस, 11 आपको क्वेश्चन बताया जाएगा कि प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित। बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर बार ये जरूर पूछता है, ये सेशंस में जरूर, यानी कि पूछेगा ही तो पूछेगा। प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पे होता है। वेयर इज़ द फेमस छोटा इमाम बाड़ा लोकेटेड। वेयर इज़ द इमाम स्मॉल यानी कि फेमस छोटा इमाम बाड़ा लोकेटेड, कहाँ पे स्थित है गाइस। लखनऊ, आगरा, जयपुर या फिर दिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा अभी हम नहीं बताने वाले। चलिए आप देखते हैं कितने गाइस हमारे सही आंसर करते हैं, बताएंगे तो है ही, डोंट माइंड। चलिए अच्छी बात है, करते रहिए सेशंस को, थम्सअप भी यार करते चलोगे। कितने कितने गाइस हैं कि थम्सअप उन्होंने कर दिया है, एक बार बता तो दीजिए कितने गाइस हैं कि थम्सअप कर दिए हो। अगर यहाँ पे जो बताएं कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, जितने भी गाइस लखनऊ आंसर कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। आगे चला जाए 12 क्वेश्चंस पे। सो 12 क्वेश्चंस आपके लिए क्या दिया गया है। 12 क्वेश्चंस यहाँ दिया गया है कि पेरिस में स्थित एफिल टावर के डिज़ाइनर निम्न में से कौन थे। पेरिस में स्थित जो एफिल टावर है उसमें डिज़ाइनर कौन थे निम्नलिखित में से, यानी कि 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। Whose among the following was the designer of the Eiffel Tower is Paris? सर गुस्ताव एफिल, जॉर्ज स्टेनली, हेनरी मिलर या फिर इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी अबव नहीं है, नन ऑफ दी, क्योंकि डायरेक्टर एक होंगे और जिस भी चीज़ के डायरेक्टर एक होते हैं, मैनेजर एक होते हैं, वही चीज़ आगे बढ़ती है, चाहे किसी भी एरिया में हो। ठीक, कोई भी कंपनीज हो, कोई भी स्कूल्स हो, कोई भी कोचिंग्स हो, इंस्टीट्यूट्स जिसे कहते हैं, कोई भी स्टूडियो चलाना हुआ हो, आपका फैमिलीज मेंबर में चलाना हुआ, मतलब कुछ भी समथिंग्स आप किसी भी एनी एरिया में देखेंगे, मैनेजर एक होगा तो बढ़िया से चलेगा, अगर 2 हुए तो शुरू लड़ाई झगड़े। सो ऐसा नहीं करना है, आप लोग पढ़िए, अपनी भी सीट एक हासिल करके रखिए। चलिए कितने गाइस करेक्ट आंसर इसका कर रहे हैं। सो जितने भी गाइस यहाँ पे सर गुस्ताव एफिल आंसर कर रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पेरिस में स्थित एफिल टावर के डिज़ाइनर जो थे वो सर गुस्ताव एफिल ही थे। समझ में आ रहा है सेशंस, एक थम्सअप भी करते चलेंगे। चला जाए आगे, चलिए आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जाएगा। 13 क्वेश्चन गाइज क्या होता है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस आपके पूछा जाता है कि किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया, साहित्य अकादमी, कुछ इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन, अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए। तो प्राप्त करने वाला और उसका सन ये ध्यान रखेंगे। प्राप्त करने वाला यानी कि जो लेने वाला है वो, और एक तो जिसे एडॉप्टर कहते हैं, ग्राही,
ठीक। तो एक प्राप्त करने वाला और किस सन में वो प्राप्त किया है, क्या बूढ़ा हो गया था तब भी? अरे ऐसा नहीं है भैया कि किसी भी उम्र में ले सकता है, जब भी उसे मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, मतलब दुनिया भर का सब कुछ पुरस्कार होता है, तो पुरस्कार कब मिलता है और किस सन में मिलता है, मेन इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आप कवर कर लेंगे। और ऑलरेडी हम वीडियोज़ में आगे चलिए 1-2 दिन में 4 दिन में जल्दी ही आपको प्रोवाइड भी करा देंगे, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे गाइज होता है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द संगीत नाटक अकादमी इस्टेब्लिश्ड? स्थापना हुई 1951, 1953, 1954 या फिर 1957। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा, नाउ स्टार्ट किया जाता है, अभी तो सेशन स्टार्ट है, लाइव चैट भी आप स्टार्ट कर दीजिए जी। अब की बार यानी कि कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं, जितने भी गाइस ऑप्शन बी बता रहे हैं 1953 वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, यानी 1953 में इन संगीत नाटक अकादमी का स्थापना हुआ था। आगे चला जाए, सेशन सब बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब यहाँ पे अगर गाइस देखें कि वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, वे 2 ग्रह ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? पृथ्वी व बृहस्पति, बुध व शुक्र, बुध व शनि, शुक्र व मंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, चांद से रिलेटेड तो आपका आता ही है ना। तो पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा ये सब क्या है? ग्रह एक टाइप्स के हैं। तो यानी कि ग्रह, उपग्रह, ये सब नॉलेज आपको रखना है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी में रखना है। 14 क्वेश्चन का कितने गाइस सही आंसर करते हैं? जी बिल्कुल करते रहिए। 14 गाइस का कितने गाइस आंसर यानी 14 क्वेश्चन का करते हैं, तो जितने भी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि बुध व शुक्र जो होता है इसका करेक्ट आंसर है। ये 2 ऐसे उपग्रह ग्रह हैं जिनके उपग्रह बिल्कुल नहीं है, बेचारे बिना उपग्रह के हैं। क्लियर हुआ? अब क्या होता है कि आपका 15 क्वेश्चन जो स्टार्ट है गाइज कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है किसके लिए? नापने के लिए, यानी कि किस चीज़ को नापने के लिए आप मेजरमेंट करते हैं, फॉर विच रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है, यानी कि वी यूज टू रिएक्टर पैमाना या फिर रिएक्टर मेजरमेंट इन विच कंडीशंस या फिर इन विच कंडीशंस ऑफ अ मेजरमेंट, किस चीज़ को नापने के लिए आप करते हो? आखिर आप तो बताएंगे, स्क्रीन पे आपका रखा गया है, आप देख सकते हैं। भूकंप की तीव्रता, समुद्र की गहराई, अंतरिक्षयान का वेग या फिर किसी भवन की ऊंचाई। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा, चलिए अब की बार तो आप कंफर्म है कि सही आंसर जरूर करेंगे जी। मोस्ट वेलकम है, अब भी जो गाइज आ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है। आप लोग आइए, कम से कम पढ़िए विदाउट स्किप किए हुए सेशंस को। जब नहीं टाइम पता रहेगा तो ऐसे लेट लपेटा होगे, आप लोग क्या करोगे? भूकंप की तीव्रता जो होती है, 14 क्वेश्चन तो चला गया जो अभी आएंगे। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए हम रिएक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। सो अलग अलग चीज़ नापने के लिए अलग अलग चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो हमेशा ध्यान में रखिए भूकंप जब भी आता है उसकी तीव्रता नापने के लिए रिएक्टर पैमाना हो जाता है। कभी कभी भूकंप आता है ना, मज़ा आता है घूमने में। चलिए घूमोगे कि प्राण लेकर के सब भागते हैं, रनिंग करते हैं क्यों? तो अंगोरा ऊन कहाँ से पाई जाती है? यहाँ पे गाइज बताया गया है कि अंगोरा ऊन कहाँ से पाई जाती है। यहाँ पे ऊन बना लेंगे। अंगोरा ऊन कहाँ से पाई जाती है? भेड़ से, लोमड़ी, खरगोश, बिल्ली से। अंगोरा जो ऊन होता है वो किस चीज़ से मिलता है? आपके भेड़ से, लोमड़ी से, खरगोश से या फिर बिल्ली से। इसका करेक्ट आंसर गाइज आप लोग करेंगे। करेक्ट आंसर यार करते भी चलोगे ना जी। जितने भी साथी ऑप्शन ए कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि भेड़ से अंगोरा ऊन मिलता है। आगे चला जाए, सेशन बढ़िया लग रहा है। सो विदाउट स्किप किए यार आप लोग पढ़ते चलोगे तो समझ में सेशंस आता चलेगा। गिरती हुई वर्षा की बूंदों की गोली आकृति का कारण है। अब बताइए, कभी आपने इमेजिन किया है या फिर ऑलरेडी सबके घर तो यार बारिश होती है, अगर बारिश हो रही होती है और नीचे जब पानी का जो बुलबुला होता है नीचे जब गिरता है तो उसका गोली आकृति बन जाता है, कभी आपने सोचा? इमेजिनेबल है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस काल्पनिक है। ये क्वेश्चन आपका काल्पनिक है कि बुलबुला क्यों यानी गोला बन जाता है, उसका आकृति गोला क्यों बन जाता है? कि पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत, प्रत्यास्था का सिद्धांत या फिर ऊर्जा का सिद्धांत, यानी कि थियरी ऑफ ऊर्जा, प्रत्यास्था, जड़त्व या फिर पृष्ठ तनाव। जो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या। जी बिल्कुल 17 क्वेश्चन आपका स्टार्ट है।
और हम चाहते हैं कि आप लोग लाइव चैट में सही आंसर कीजिए। तो जितने भी साथी ऑप्शन ए कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ये पृष्ठ तनाव का कारण होता है, यानी उसका सिद्धांत होता है। अब पृष्ठ तनाव का सिद्धांत क्या होता है, चलिए ये आपके लिए होमवर्क रहता है। एक स्क्रीनशॉट, पृष्ठ तनाव का सिद्धांत क्या होगा आपके लिए होमवर्क। ये हम बताएंगे नहीं, कुछ बच्चे होते हैं गाइस, मैम बता भी दीजिए। हाँ बताएंगे बट नेक्स्ट डे बताया जाएगा। ये पृष्ठ तनाव का आपका होमवर्क है, रख लीजिए तुरंत। हुआ, आगे चला जाए। चलिए अब क्या होता है, नेक्स्ट आपका स्टार्ट है कि आप देखेंगे गाइस 15 क्वेश्चन यानी कि 18, जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे, यहाँ पे अगर देखें कि जब काफ़ी ऊंचाई पर, काफ़ी पिलने वाला काफ़ी नहीं है, मतलब कि थोड़ी से ऊपर, ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान से आकाश को देखा जाता है, यानी कि जब ऊपर उड़ रहे वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है किस कलर का, नीला, सफ़ेद, काला या फिर लाल, किस कलर का ये दिखता है। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, नीला होगा, सफ़ेद, काला, लाल, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 18 क्वेश्चंस का। तो आपकी जानकारी के लिए गाइज बता दें, जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं नीला इज द, यानी कि ब्लू इज द करेक्ट आंसर। जब काफ़ी ऊंचाई से यान से आकाश को देखा जाता है तो नीला दिखाई देता है, और नीला क्यों दिखाई देता है ये चलिए बता देते हैं, ये होमवर्क में नहीं देते हैं। प्रकीर्णन के कारण, ये प्रकीर्णन के कारण गाइस नीला आकाश दिखाई देता है। कंफर्म हुआ, सेशन बढ़िया लग रहा है, आगे चला जाए। चलिए 19 क्वेश्चंस गाइस क्या होता है, 19 क्वेश्चन जो भी दिया गया है आपका कि बैरोमीटर में, यानी कि यहाँ पे बैरोमीटर होगा, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। बैरोमीटर जो होता है उसके पारे में तल की, तेल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तल मतलब सतह, बॉटम की अचानक गिरावट सूचक है। किसको इंडिकेट करता है, साफ मौसम को, तूफान को, बर्फबारी को या फिर भारी वर्षा को, यानी कि क्या आने वाला होता है, क्या होने वाला है जब उसके बैरोमीटर में के पारे में उसके तल में कमी आ जाती है, यानी कि अचानक गिरावट हो जाती है। इसका तो गाइस ज़रूर करेक्ट आंसर करेंगे, ये तो आप लोग जान ही रहेंगे। तो जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि तूफान का इंडिकेट जब मिलता है स्टॉर्म का, तो तभी जो है ऐसी कंडीशंस आती है। बढ़िया तूफान आता है आंधी के साथ, पतले दुबले तो इंसान को उड़ा भी ले जाता है ना, तो खा पी के एकदम तंदुरुस्त रहिए। चलिए तो क्या होता है 20 क्वेश्चंस में, कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। यानी कि कोयला जो होता है और जो कच्चा तेल किसे कहते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई पका हुआ तेल आता है, कोई कच्चा तेल जो खाद्यान्न से प्राप्त होता है, खोदने से यानी खाद्यान्न से जो प्राप्त होता है वो कच्चा तेल कहलाता है। जैसे मिट्टी का तेल हो गया, तो ये सारी चीज़ें जब पहले मिलती थी तो ये कच्चा तेल होता है, डीजल भी मिलता था, पेट्रोल मिलता था। तो प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस है, ठीक। ईंधन जिसे कच्चे फ्यूल कहते हैं, ईंधन परंपरागत फ्यूल, फिर से प्राकृतिक फ्यूल या फिर जीवाश्मिक फ्यूल। इसका जो गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा, नाउ आपका मोस्ट वेलकम है अपने इस फैमिली में। नाउ चलिए बताते हैं इसका करेक्ट आंसर। सो जी बिल्कुल लाइव चैट करते रहिए, आप लोग बताते भी चलिए सेशंस कैसा लग रहा है, और साथ साथ थम्सअप भी दे करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे, जिससे कि और भी फ्रेंड्स आकर के नाउ जुड़ जाएं। लाइव टाइम हो गाइज आपको पता है 5 PM पे डेली आप आ जाएंगे। ओके चलिए कितने गाइज आ रहे हैं 5 PM पे, अभी तो यार पढ़ लो कल आना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जीवाश्मिक फ्यूल जो होता है वो सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने भी गाइस जीवाश्मिक फ्यूल बता रहे हैं वो सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे चला जाए, सेशंस को थम्स अप कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि थोड़ा सा बायो से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है कि विटामिन डी, क्योंकि जी के जीएस है तो ये आपके ऑलरेडी जीएस क्वेश्चन हैं। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, बेरीबेरी, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर पेलेग्रा, क्या चीज़ होता है। क्या आपको गाइस पता है कि ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप से, यानी कि किसी का ओ पॉजिटिव होता है, ओ निगेटिव, ए बी होता है, बी माइनस, मतलब सब कुछ चार्ट में होता है। तो उस कौन एडाप्टर होता है, किस चीज़ को दे सकता है, और कौन जो है डोनेटर होता है। क्या पता है, ना पता हो आप लाइव चैट अभी तुरंत करिए, आपको अगले क्लासेस में लिस्ट प्रोवाइड होगा। करिए तो सही, आपको लिस्ट जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा।
विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? अगर यहाँ पे ना कंफर्म कर पाइए तो आप मेन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मेन कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगी, इसमें भी मिलेगी, उसमें भी। कभी कभी हो सकता है नेटवर्क इशू हो जाए, बट मेन कमेंट बॉक्स में हमेशा दिखता रहता है, उसमें ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। 21 का कितने गाइज सही आंसर कर रहे हैं? अच्छी बात है, आप लोग सेशन से जुड़े रहेंगे। जितने भी गाइज रिकेट्स बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अब अगर आपका क्या होता है, ये जुगनू, रात में जुगनू होता है, आजकल ठंडी में तो नहीं दिखेगा, ये अक्सर है कि कुछ गर्मी और ज़्यादातर बरसात में दिखता है। तो बारिश के मौसम में जुगनू बेचारा आता है और चमक धमक के चला जाता है। जुगनू क्या है? एक मोलस्क है, कीट है, क्रिम है या फिर सूत्रकृमि है? आखिर क्या है? क्रिम को ऑलरेडी ऐसे भी लिख सकते हो, क्रिम, ये हुआ कंफर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा 22 ऑप्शन करते रहिए, सही बात है, अच्छी बात। जितने भी गाइज ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक तरह से ये कीट होता है, पतंग नहीं होगा, कीट होगा, ठीक, जीवाणु है ना, कीटाणु जिसे कहते हैं। अब क्या होता है, दीमक को यह भी कहते हैं, दीमक को क्या कहते हैं? चींटी, एक सेकंड, दीमक को चींटी कहते हैं, लाल चींटी, श्वेत चींटी या फिर श्याम चींटी। दीमक को क्या कहा जाता है? दीमक को ऑलरेडी क्या कहते हैं? चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी या फिर श्याम चींटी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका गाइस क्या होगा? सो जितने भी गाइस आप 23 बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। श्वेत चींटी भी कहा जाता है, जो दीमक होता है उन्हें ये नहीं है कि वो व्हाइट हुई होता है, उसे श्वेत चींटी ही कहा जाता है। कंफर्म हुआ? सेशन बढ़िया लग रहा है? होमवर्क तो लेते जाओ यार, होमवर्क चलिए लेते चलते हैं। होमवर्क जो आपका गाइज होगा यहाँ पे देख लीजिए कि एक परजीवी पर दूसरे परजीवी पे आश्रित रहने को क्या कहते हैं? सहजीविता, उपपरजीविता, आंतरिक परजीविता या फिर बाह्य परजीविता। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा ये मेन कमेंट बॉक्स में देना है। अब की बार चलिए देखते हैं कि कितने गाइज सही आंसर करते हैं। उनका आगे जैसे आपकी सेशंस में नाम बताया गया, 2 टॉप 10 पे थे, अब की बार किए थे, उनका नाम बताया गया, वैसे ही हर बार हम लिस्ट में नाम बताएंगे। 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं भैया? निबल, बाइट, शब्द, किलोबाइट। बताने वाले नहीं क्योंकि एज अ होमवर्क है, चला जाए। @union classes करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए। नीचे सिलेबस देखना है आपको क्या क्या बीएड प्रिपरेशन एंट्रेंस 2022 का है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी दिया गया है, वो भी देख लीजिए। और साथ साथ अगर बताना चाहें कि डेली का अपडेट देखना है तो 3 PM पे हिंदी, 5 PM पे GK GS एंड 7 PM में मैथ्स एंड रीजनिंग। हम तो है ही, कोई भी दिक्कत हो आप एनी टाइम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेन वाले पे। और लाइव चल रहा है तो आप लाइव चैट कीजिए, किसी भी हालत में अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बढ़िया पढ़ाई कीजिए, हमेशा खुश रहिए।